प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा में प्रदत्त विश्लेषण की विधियाँ से संबंधित प्रथम इकाई सहसंबंध के विषय में। सहसंबंध से तात्पर्य है दो या दो से अधिक चरों, घटनाओं या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध से है। यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि चर से यहाँ तात्पर्य है जो डिपेंडिंग और इंडिपेंडिंग होता है, जो कि आपने अपनी पिछली कक्षा में भी इसका अध्ययन किया होगा, जिसे कि एक्स और वाई वेरिएबल के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे ये चित्र को हम बनाना चाहें ग्राफ पेपर में, तो ये केंद्र को शून्य से दर्शाया जाता है और पड़ी हुई रेखा को एक्स से, और जो खड़ी रेखा आपको दिख रही है इसे वाई से डिनोट किया जाता है। इधर हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इधर डिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं आपके। तो सहसंबंध के अंतर्गत ऐसे ही दो चरों या दो घटनाएं हैं या कोई घटना है जिसने किसी को प्रभावित किया है, कोई वस्तु है, उनके बीच में संबंध को जाना जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में बुद्धि और शैक्षिक उपलब्धि में क्या संबंध है, आयु और मैच्योरिटी में क्या संबंध है, आपके पोषण में और शारीरिक विकास में क्या संबंध है, वातावरण और मानसिक विकास में क्या संबंध है, थकान और कार्यक्षमता में क्या संबंध है। तो ये दो वेरिएबल्स हो गए हैं। इन दोनों के बीच में हम क्या जो क्वेश्चन जोड़ रहे हैं, ये क्या का आंसर जानना है, यानी क्या कारण है और क्या कार्य है, दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, ये संबंध जानना ही कोरिलेशन कहलाता है। तो सहसंबंध में संबंध से तात्पर्य है दो चीज़ों के बीच में संबंध को जानना, और उन दो चीज़ों को यहाँ किस नाम से जाना जा रहा है, या तो उनको हम वेरिएबल्स कहेंगे या घटना कहेंगे या कोई वस्तु कहेंगे, जिनके बीच में हम संबंध को जानना चाह रहे हैं। फर्ग्यूसन महोदय ने कहा कि सहसंबंध का उद्देश्य दो चरों में पाए जाने वाले संबंध की मात्रा को बताना। अब यहाँ मात्रा की चर्चा हो रही है, इसका तात्पर्य है सहसंबंध में सांख्यिकी भी संबंधित है। तो जो हम संबंध का पता लगाएंगे या जो मात्रा का हम पता लगाएंगे वो हम सांख्यिकी के आधार पर लगाएंगे। इसका अर्थ है सहसंबंध का अपना कोई एक रेंज होता है, इसकी अपनी एक मात्रा है, जिससे पता चलता है कि बुद्धि में और शैक्षिक उपलब्धि में इतनी मात्रा में संबंध है, आयु में और बौद्धिक स्तर में या परिपक्वता में इतने स्तर तक का संबंध है। ऐसे ही डाउनी और हीथ महोदय ने भी कहा कि सहसंबंध में दो चरों के संबंध की माप की जाती है, मेजरमेंट की बातें कर रहा है। तो फिर मेजरमेंट शब्द यहाँ पे आ गया है, मापन शब्द आ गया है, और मापन शब्द संख्या से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ है सहसंबंध का पता लगाया जाएगा सांख्यिकी विधियों के आधार पर। और पता किस चीज़ का लगाएंगे हम, इन गुणात्मक चीज़ों का हम पता लगाएंगे। जैसे बुद्धि एक हम देख नहीं सकते हैं इसको कि कितने किलो की बुद्धि है, कोई क्षमता है तो कितने किलो की क्षमता है। शैक्षिक उपलब्धि जो हमको अंकों में प्राप्त हो रही वही दिख रही है, लेकिन कितने किलो की शैक्षिक उपलब्धि है ये हम नहीं बता सकते। तो ऐसे गुणात्मक चीज़ों को शैक्षिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सांख्यिकी स्वरूप में कैसे प्रयोग में लेकर आया जाता है, इस संबंध को जानने के लिए हम सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। सहसंबंध के टू डायरेक्शन होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन और दूसरा होता है अपोजिट डायरेक्शन। यानी कोरिलेशन की जो मात्रा हम कह रहे हैं, बात कर रहे हैं मात्रा की या मापन की बात कर रहे हैं, तो या तो मात्रा समान होगी या मात्रा विपरीत होगी। यानी एक चर जब घटता बढ़ता है, चूंकि हमने चर को क्या कहा, एक्स और वाई के रूप में यहाँ दर्शाया है, तो जब एक चर या तो घट रहा है या बढ़ रहा है, तो दूसरा चर भी वैसे ही या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। जैसे इंटेलिजेंस बढ़ेगी तो स्वाभाविक है उपलब्धि भी बढ़ेगी, और इंटेलिजेंस घटेगी तो स्वाभाविक है कि उपलब्धि स्वतः घट जाएगी। तो इसका अर्थ क्या है, इन दोनों वेरिएबल्स में पॉजिटिव डायरेक्शन का कोरिलेशन पाया जा रहा है। ये कोरिलेशन को पॉजिटिव डायरेक्शन का एक ही दिशा में जाने वाला दर्शा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन का कोरिलेशन होता है कि एक वेरिएबल तो बढ़ रहा है
लेकिन दूसरा घट रहा है, या एक वेरिएबल घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। जैसे उदाहरण में आयु को लिया गया और लंबाई को लिया गया है। आयु जैसे जैसे बढ़ती है तो लंबाई तो एक सीमा तक ही बढ़ सकती है, उसके बाद वो बढ़ेगी नहीं, तो वहीं क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी। तो आयु तो बढ़ रही है लेकिन लंबाई क्या हो गई, रुक गई। तो इन दोनों का कोरिलेशन अपोजिट डायरेक्शन का कोरिलेशन है। कई बार आपने ये भी देखा है कि कई बच्चे हैं जो आयु में तो छोटे होते हैं लेकिन उनकी जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, या कोई आयु में बहुत बड़ा है लेकिन हाइट क्या रह जाती है, बहुत छोटी रह जाती है। तो यहाँ पर जो कोरिलेशन है एज और आपकी लंबाई के बीच में, लेंथ के बीच में, वो दोनों में अपोजिट टाइप का कोरिलेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो कोरिलेशन का डायरेक्शन है वो टू टाइप का होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन। इस आधार पर दो तरीके का कोरिलेशन होता है, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव ये सांख्यिकी की विशिष्ट गुण होता है, क्योंकि सांख्यिकी में दो तरीके के आंकड़े हमारे पास होते हैं, या तो मात्रा में होंगे या कोई गुण होगा जिसको कि हमें मात्रा में कन्वर्ट करके उसका रिजल्ट हमें देना होता है। तो मात्रात्मक कोरिलेशन धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और शून्य होता है, और गुणात्मक कोरिलेशन रेखीय होता है और वक्रात्मक होता है। जानते हैं किस प्रकार से। धनात्मक कोरिलेशन में जब एक चर घटता है या बढ़ता है तो दूसरे चर में भी वैसे ही क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। आइए चित्र के माध्यम से जानते हैं। अभी मैंने आपको दर्शाया था, ये शून्य है, ये x है और ये y है। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बुद्धि और डिपेंडेंट वेरिएबल है शैक्षिक लब्धि, क्योंकि जो शैक्षिक लब्धि है वो इंटेलिजेंस पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो इंटेलिजेंस हम यहाँ लिखेंगे और जो हमारा अचीवमेंट लेवल है उसको हम इस तरफ लिखेंगे। तो जैसे जैसे आईक्यू लेवल बढ़ेगा या इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, आपका अचीवमेंट लेवल भी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो बढ़ने के साथ साथ इसका रेंज हमारा कैसे जाएगा, इस तरीके से। आपका आईक्यू लेवल बढ़ रहा है तो इंटेलिजेंस का लेवल भी आपका क्या हो रहा है, अप होने पे लगा हुआ है। तो ये धनात्मक सहसंबंध का चित्र है, जहाँ आपका जो ये रेखा है मध्य की, ये ऊपर की ओर बढ़ती हुई आपको दिखाई दे। वहीं नेगेटिव कोरिलेशन में आपके जो वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स, उसमें से एक वेरिएबल्स में चेंज आता है तो दूसरा भी चेंज हो जाता है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। आइए जानते हैं किस तरीके से। ये 0 हुआ, ये x हुआ, ये y हुआ। जैसे जैसे आपकी लिखने की स्पीड बढ़ेगी, गति बढ़ेगी, वैसे वैसे ही आपके इसमें जो शुद्धता है, शुद्धता के उसमें भी कमी आनी शुरू हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा क्या करने लगेंगे, मिस्टेक्स करने लगेंगे। तो जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ ढलता हुआ आपको दिखाई देगा कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है, आपने यहाँ गलतियों का मापन यहाँ लगा रखा है, वैसे वैसे गलती भी क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो जब ये रेखा इस तरीके से नीचे की ओर झुकती हुई दिखाई दे तो इसे ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। ये पॉजिटिव है और ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव है। वहीं शून्य सहसंबंध, जहाँ एक का प्रभाव दूसरे पे कुछ पड़ ही नहीं रहा है, चर घटे बढ़े दूसरे चर पे उसका कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे व्यक्ति का, उसका जो आर्थिक स्तर है, उसकी उपलब्धि पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? आर्थिक स्थिति अगर पुअर हो, आर्थिक स्थिति यदि अच्छी हो, तो भी अगर कोई इंटेलिजेंस उसे अच्छा मिला हुआ है, बुद्धि अच्छी मिली हुई है, तो उसका अचीवमेंट लेवल क्या है, जैसा है वैसे का वैसा बना हुआ है। तो दोनों पे कोई आर्थिक स्थिति का असर नहीं पड़ रहा है उसके अचीवमेंट लेवल पर। तो यहाँ पर इस तरीके के डॉट्स दिखाई देंगे, जहाँ एक दूसरे को हम क्या नहीं कर पा रहे, कैच नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे डॉट्स से डिनोट। तो ये चित्र जो है आपका, ये शून्य सहसंबंध का चित्र हम कह सकते हैं। वही बात आती है गुणात्मक सहसंबंध की, रेखीय और वक्रात्मक। जो हमने धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सहसंबंध पाया, जब हम उसे चित्र के रूप में ग्राफ पेपर में प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं
तो उसको हम रेखीय सहसंबंध के नाम से जानते हैं। चाहे हमने पॉजिटिव कोरिलेशन बनाया, चाहे हमने नेगेटिव कोरिलेशन बनाया, चाहे हमने शून्य कोरिलेशन का चित्र बनाया, तो इसको क्या कहा जाएगा? जब ग्राफ में हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो रेखीय सहसंबंध के नाम से जाना जाता है। वहीं वक्रात्मक सहसंबंध चित्र में यह दर्शाता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, आयु में ग्रोथ आता है, तो उसकी स्मरण शक्ति धीरे धीरे क्या होने लगती है? घटने लगती है। अर्थात दो चरों में एक सीमा तक तो बराबर वो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक सीमा के बाद एक चीज तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन दूसरी चीज क्या हो गई है? घट गई है। तो जहाँ इस तरीके की आकृति बनती है उसे वक्रात्मक सहसंबंध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक सीमा तक पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाई दे रहा है और एक सीमा के बाद नेगेटिव कोरिलेशन चित्र में दर्शाया जा रहा है। और ये पर्वताकृति जहाँ बन रही है, एक वक्र बन रहा है, तो इसी के नाम से इसको वक्रात्मक सहसंबंध के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि हमने इसकी मात्रा के मापन की बात की, तो गुणा जो सहसंबंध है वो कितना विस्तारित होता है, तो इसके विस्तार को जानने के लिए सहसंबंध गुणांक को जानना बहुत जरूरी है। कैरेट महोदय ने कहा कि सहसंबंध गुणांक के अंतर्गत हम दो चरों के बीच का जो अनुपात है उसको जानते हैं, और साथ ही साथ यह भी जान जाते हैं कि जो चर परिवर्तित हो रहे हैं वो किस मात्रा में एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, कितना प्रभाव डाल रहे हैं एक दूसरे पर, उस मात्रा की जानकारी हमें सहसंबंध गुणांक के आधार पर हो पाती है। तो सहसंबंध जो गुणांक की मात्रा है वो +1 से लेकर और -1 तक विस्तारित होती है। ये प्रश्न में भी कई बार पूछा जाता है कि सहसंबंध की जो रेंज है या सहसंबंध गुणांक का जो विस्तार है वो कितना होता है। तो सहसंबंध हमेशा +-1 के बीच में आता है। इसको +1 पढ़ सकते हैं और -1, यानी सहसंबंध हमेशा +1 से लेकर और -1 के बीच में होगा। यहाँ जो भी रेंज आएगी वो इसी के बीच में आएगी, ना तो इससे ज़्यादा होगी और ना ही इसके बाद की होगी। तो इसका अर्थ क्या है? इनके बीच में शून्य एक केंद्र, क्योंकि हमने बात किया कि ये धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध। तो शून्य से इधर पॉजिटिव हो गया और शून्य से इधर नेगेटिव हो गया आपका। तो इस केंद्र के बाद कितनी ऐसे बिंदु आएंगे या मात्राएं आएंगी जो +1 तक जा रही हैं, जिन्हें हम धनात्मक कहेंगे, और किस स्तर तक का धनात्मक बोलेंगे? ऐसे 0 से लेकर और 1 तक कितने ऋणात्मकता तक की मात्रा +-1 तक जा रही है। तो इट मीन्स सहसंबंध का जो गुणांक होता है +1 से लेकर -1 तक विस्तारित होता है। इसी के बीच में रिजल्ट आएगा, इसके ज़्यादा भी नहीं होगा ना कम होगा, ना 2 जाएगा ना 3 जाएगा ना 4 जाएगा, एक के ही बीच में आएगा, और वो प्लस भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। तो अब इसके चार्ट को हम जानते हैं। सहसंबंध गुणांक की मात्रा, जो कि अभी मैंने आपको कहा कि +1 से लेकर -1 तक है, तो ये इसके बीच में प्लस के धनात्मक सहसंबंध को दर्शाया गया है। ये धनात्मक सहसंबंध है, ये शून्य सहसंबंध है और ये ऋणात्मक सहसंबंध है। तो इसकी मात्रा में जब +1 आपका रिजल्ट में आता है तो इसका अर्थ है बुद्धि में और शैक्षिक उपलब्धि में पूर्ण सहसंबंध, धनात्मक सहसंबंध। लेकिन वही +0.99 से +0.81 तक आता है तो इसका अर्थ है बुद्धि और शैक्षिक उपलब्धि में अति उच्च धनात्मक सहसंबंध है, पूर्ण धनात्मक नहीं है, अति उच्च धनात्मक सहसंबंध है। किंतु रिजल्ट आता है +0.80 से लेकर +0.61 तक, इसका अर्थ है बुद्धि और आपका अचीवमेंट लेवल में उच्च धनात्मक सहसंबंध है। ये दोनों सहसंबंध नहीं है, बल्कि केवल क्या पाया जा रहा है? उच्च। किंतु वहीं आपका रिजल्ट आ जाता है 0.60 से लेकर +0.41 तक, तो इंटेलिजेंस में और अचीवमेंट में साधारण या हम कहें औसत धनात्मक सहसंबंध है। वहीं रिजल्ट यदि आ जाए +0.40 से लेकर +0.21 तक, तो दोनों में निम्न धनात्मक सहसंबंध, और वहीं +0.20 से +0.01 आ जाए तो इसका अर्थ है नगण्य। दोनों बहुत माइनर वे में जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को बुरी तरीके से क्या कर दें? प्रभावित कर दें।
तो यहाँ पे इस तरीके का कोरिलेशन पाया जाएगा। ठीक ऐसे ही नेगेटिव के लिए भी हमारा कोरिलेशन आ जाता है। ये चार्ट आपको अच्छी तरीके से ज्ञात होना चाहिए। अब इसके निर्धारक जो कारक हैं वो क्या हैं? इसके लिए 2 चीज़ों का होना आवश्यक है। एक तो है सैंपल साइज का होना, जितना सैंपल साइज अधिक होगा उतना ही अधिक आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपका इफ़ेक्टिव होगा, और जितना अधिक प्राप्तांकों के बीच में विचलन होगा उतना ही कोएफिशिएंट अधिक प्रभावित होगा, आपका नेगेटिव की तरफ रिजल्ट अधिक आएगा कोरिलेशन का, और जितना ही विचलन कम होता जाएगा उतना ही आपका पॉजिटिव कोरिलेशन चरों के बीच में पाया जाएगा। अब बात आती है इसकी इम्पोर्टेंस की कि क्यों इसका महत्व है हमारे लिए। तो सहसंबंध के आधार पर हम 2 वेरिएबल्स के गुणों को मेजर कर सकते हैं, उसकी क्षमता को मेजर कर सकते हैं, या विशेषताओं को हम मेजर कर सकते हैं। चाहे वो घटना है, किसी वस्तु की विशेषता को जानना चाहते हैं, हम कोरिलेशन के आधार पर आसानी से जान सकते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के रूप में कोरिलेशन बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप बच्चों को विषय चयन के संबंध में आप गाइड कर सकते हैं, तो आपको कोरिलेशन की जानकारी होनी चाहिए, तब आप बता सकते हैं कि 2 विषयों के बीच में संबंध अच्छा है कि नहीं है, बच्चे को विषय लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आप प्रेडिकेशन यानी भविष्य कथन कर सकते हैं। आप बच्चे के रिपोर्ट के आधार पर मेज़रमेंट करके 2 विषयों के आधार पर उसे बता सकते हैं कि बच्चा उस विषय में बहुत अच्छा है या पिछड़ रहा है या क्या है, किस तरीके का है। फैक्टर एनालाइज करने के लिए बच्चा बहुत अच्छा था लेकिन बहुत पिछड़ता जा रहा है, क्या रीज़न है? इसको जानने के लिए जब आप फैक्टर एनालिसिस करते हैं सांख्यिकी में, तो आपको कोरिलेशन की जानकारी का भी होना आवश्यक है। और कोई टेस्ट जब क्रिएट किया जाता है तो उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, जैसे आप पेपर भी देते हैं तो पेपर सिलेबस से ही आ रहा है या आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं जा रहा है, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें कोरिलेशन के आधार पर ही मेजर की जाती हैं। आप पेपर तभी बनाएँगे जब आप सिलेबस को देखेंगे कि सिलेबस के अंतर्गत क्या आ रहा है, कंटेंट के अंदर क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं। तो ऐसे कोई भी टेस्ट जब क्रिएट किया जाता है तो उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को जानने के लिए कोरिलेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।